है अध्याय 9 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, बजट का उद्देश्य है। इसका पहला ऑप्शन है आर्थिक स्थायित्व। दूसरा है राजकोषीय उपकरण। तीसरा है हिसाबदेहिता। चौथा है ये सभी। और इसका आंसर है पहला का है चौथा, ये सभी। अब दूसरा है सरकारी बजट सामान्यता प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में। पहला है एक बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार और चौथा है कई बार। इसका आंसर है पहला, 1 बार। तीसरा क्वेश्चन, बजट है। पहला है वित्तीय प्रशासन की धुरी। दूसरा है वित्तीय प्रशासन की कड़ी। तीसरा है वित्तीय नीति का सूचक और चौथा है आर्थिक नियंत्रण का साधन। इसका उत्तर है पहला, वित्तीय प्रशासन की धुरी। चौथा प्रश्न, संसद में बजट पेश करता है या लोकसभा में बजट पर भाषण दिया जाता है। पहला है प्रधानमंत्री। दूसरा है गृह मंत्री। तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है वाणिज्य मंत्री। इसका उत्तर है तीसरा, वित्त मंत्री। प्रश्न 5, सार्वजनिक बजट की अवधि होती है। पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। इसका उत्तर है 1 वर्ष। छठवां प्रश्न, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए। पहला है संतुलित बजट, दूसरा है घाटे का बजट, तीसरा है अतिरेक बजट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है तीसरा, अतिरेक बजट। प्रश्न 7, भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की संख्या है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। इसका उत्तर है चौथा, 8। प्रश्न 8, भारत निर्माण में कुल घटक हैं। पहला है 4, 5, 6 या 8। इसका उत्तर है 6। प्रश्न 9, आम आदमी बीमा योजना आरंभ हुई 2005 से 2006, 2006 से 2007, 2007 से 2008 या 2008 से 2009। इसका उत्तर है 2007 से 2008। प्रश्न 10, मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2008 से लेकर 2009 के बजट में जेंडर बजट के अंतर्गत कितने विभागों की भागीदारी महिलाओं के लिए रखी गई। और इसके ऑप्शंस हैं 11, 15, 21 या 25। इसका उत्तर है 21। अब है रिक्त स्थान पूर्ति। पहला है भारत में जुलाई डैश से सेवा कर लगाया गया। इसका उत्तर है 2004 से। प्रश्न 2, विकासशील राष्ट्रों में मौद्रिक नीति की अपेक्षा डैश नीति की अधिक भूमिका है। इसका उत्तर है बजट नीति की। तीसरा प्रश्न, बजट का मुख्य उद्देश्य डैश होता है। इसका उत्तर है आर्थिक नियंत्रण। प्रश्न 4, रेल बजट को संसद में डैश
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर है वित्त मंत्री द्वारा। प्रश्न 5, बजट का स्वरूप डैश होता है? इसका उत्तर है बहुआयामी। प्रश्न 6, प्रोफेसर कीन्स ने मंदी दूर करने के लिए डैश बजट का समर्थन किया? इसका उत्तर है घाटे का बजट। प्रश्न 7, जिस बजट में आय एवं व्यय बराबर हो उसे डैश बजट कहा जाता है? उत्तर है संतुलित बजट। अब है सत्य असत्य। पहला, भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता। इसका उत्तर है सत्य। प्रश्न 2, सरकार बजट 5 वर्षों के लिए बनाती है। यह है असत्य। प्रश्न 3, भारत में 2003 में सेवा कर लागू किया गया। यह है असत्य। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2007-2008 के बजट में लाडली लक्ष्मी योजना की गई है। यह है सत्य। प्रश्न 5, आयकर छूट सीमा वर्ष 2008-2009 में 1.5 लाख रुपए कर दी गई। यह है सत्य। प्रश्न 6, संसद में बजट वित्त मंत्री पेश करता है। यह है सत्य। अब है जोड़ी मिलाइए। इसका खंड आ है पहला कर राजस्व और इसकी जोड़ी मिलेगी ग से, जो कि है बजटीय प्राप्तियां। दूसरा है घाटे का बजट, इसकी जोड़ी मिलेगी पूंजी निर्माण से। तीसरा है प्रतिभूति विनिमय कर, इसकी जोड़ी मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज शेयर से। चौथा है बजट का उद्देश्य, उसकी जोड़ी मिलेगी आर्थिक विकास से। पांचवा है भारत में बजट की स्वीकृति, उसकी जोड़ी मिलेगी लोकसभा से। प्रश्न 6 है उसका आधिक्य बजट, उसकी जोड़ी मिलेगी व्यय का आय से अधिक होना। सातवां है सर्विस टैक्स लगाया जाता है, उसकी जोड़ी मिलेगी केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न 8वां है बजट प्राप्तियां, उसकी मिलेगी राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। अब है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। प्रश्न 1, सरकार के वर्ष भर में आय व्यय का विवरण क्या कहलाता है? उत्तर है बजट। प्रश्न 2, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? उत्तर है सांसद। प्रश्न 3, रेल बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? उत्तर है वित्त मंत्री। प्रश्न 4, बजट का एक उद्देश्य बताइए। उत्तर है आर्थिक नियंत्रण। प्रश्न 5, सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता कहलाती है। उत्तर है घाटे का बजट। प्रश्न 6, सीमांत लाभ कर कब से लागू हुआ? उत्तर है 2005-2006 के बजट से। प्रश्न 7, प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को गेहूं किस रियायती दर पर वितरित किया? उत्तर है 3 रुपये प्रति किलो। प्रश्न 8, घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए। उत्तर, कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है।
प्रश्न 9। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? उत्तर है ऋण संबंधी नीतियों का। प्रश्न 10। सरकारी बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? उत्तर है 1 वर्ष के लिए। प्रश्न 11। सरकार के व्यय का संबंध किससे होता है? उत्तर है बजट। प्रश्न 12। बजट के संगठक बताइए। उत्तर है राजस्व बजट या पूंजीगत बजट। प्रश्न 13। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। बजट किसे कहते हैं? उत्तर है आगामी वर्ष के लिए सरकारी आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों द्वारा तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों संबंधी ब्यौरा बजट कहलाता है। प्रश्न 2। अंतरिम बजट क्या है? उत्तर जब सरकार किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे वर्ष हेतु आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीनों हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं तो इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। प्रश्न 3। संतुलित बजट क्या है? उत्तर जब किसी वर्ष सरकार को प्राप्त होने वाली आय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्ययों के ही बराबर होती है तो इसे संतुलित बजट कहा जाता है। प्रायः यह एक आदर्श व्यवस्था होती है जिसका पालन करना कठिन है। वर्तमान में सरकार के चाहते हुए भी संतुलित बजट को बनाना कठिन है क्योंकि सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होने के कारण ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न 4। बजट को सामाजिक कल्याण का आधार क्यों कहा जाता है? उत्तर है यदि बजट उचित रूप से तैयार किया जाए तो इसके द्वारा सामाजिक कल्याण के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है, जैसे आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करना, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लागू करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना तथा निर्धन वर्गों के कल्याण पर व्यय करना इत्यादि। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। बजट का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। उत्तर है बजट का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजट। बजट शब्द का उद्गम फ्रांसीसी शब्द बोगेट अर्थात चमड़े के थैले से हुआ है। बजट में आय व व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं। इसमें व्ययों को करने के लिए विभिन्न साधनों व पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यह आय व व्यय का एक वार्षिक विवरण है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बजट को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। विलोबी के अनुसार बजट एक साथ ही एक रिपोर्ट, एक अनुमान और एक प्रस्ताव है। यह ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वित्तीय प्रशासन की समस्त प्रक्रियाओं में संबंध स्थापित किया जाता है, उनमें तुलना की जाती है और उनके समन्वित किया जाता है। गेस्टन जेजी के अनुसार एक आधुनिक राज्य का बजट समस्त लोक प्राप्तियों और व्ययों की एक भविष्यवाणी और एक अनुमान है तथा कुछ व्यय करने और कुछ प्राप्तियां एकत्र करने के लिए एक अधिकार है। रेनस्टोन के अनुसार बजट एक ऐसा प्रपन्न है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की स्वीकृति की हुई योजना निहित होती है। टेलर के अनुसार बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के
अनुमान तथा बजट के प्रस्तावित व्ययों के अनुसार साथ साथ प्रदान करता है। प्रश्न 2, नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट की विशेषताएं बताइए अथवा बजट की प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर, एक नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, एक नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि कर का प्रभाव अधिक न्यायपूर्ण रहे। दूसरा, नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट सदैव राष्ट्रीय नियोजन को वृहद उद्देश्यों पर आधारित होता है। तीसरा, नियोजन के प्रारंभिक काल में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर प्रायः घाटे का बजट बनाया जाता है तथा बाद में बजट को धीरे धीरे संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में बजट की भूमिका सकारात्मक होती है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बजट का अर्थ एवं इसके 4 उद्देश्य बताइए अथवा बजट में 5 महत्व लिखिए अथवा सरकारी बजट के उद्देश्य समझाइए। कोई 5। उत्तर है, बजट का अर्थ है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का उत्तर देखें। बजट के उद्देश्य या महत्व। बजट के प्रमुख उद्देश्य महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, हिसाबदेहिता। बजट का प्रमुख उद्देश्य हिसाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी का है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई भी व्यय व करारोपण बिना सांसद व विधानसभाओं की अनुमति के नहीं किया जाता है। यहाँ इस बात की व्यवस्था की जाती है कि व्यय के लिए जितनी राशि स्वीकृत की जाती है और उससे अधिक राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, आय व्यय का अनुमान लगाना। बजट के आधार पर राष्ट्र की कुल आय एवं कुल व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं तथा ब्याज के आधार पर आय प्राप्ति के साधनों की खोज की जाती है। सरकारी वित्त में व्यय की मंदों के आधार पर आय के साधनों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। तीसरा है, योजना से संबंधित। बजट का उद्देश्य नियोजन से संबंधित होता है और जो भी बजट बनाया जाता है उसमें योजना को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो भी बजट का रूप धारण कर सकती हैं, क्योंकि दोनों में ही भविष्य की आय एवं व्यय को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण किया जाता है। चौथा, राजकोषीय उपकरण। बजट राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उपकरण है। अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बजट नीति का निर्धारण किया जाता है। कराधान व सार्वजनिक व्यय के स्तर तथा प्रतिरूप एवं सामाजिक ऋण के प्रतिबंध के द्वारा आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, कीमतों में स्थिरता तथा आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमता कम करना वांछित लक्ष्य है। पांचवा, आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से सरकार आय और व्यय के संबंध में नियंत्रण रखती है एवं इसके प्रयोग के लिए उचित नीति का निर्माण करती है। बजट के बिना सार्वजनिक कोषों का समुचित रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। प्रश्न 2, घाटे का बजट से क्या आशय है? इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए अथवा बजट घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। उत्तर, घाटे के बजट का अर्थ
सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करती है। इस व्यवस्था में सरकार अपने घाटों की पूर्ति नोट छाप कर करती है। ऐसी नीति अपनाने का सार यह होता है कि सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा जमा एवं कोष तथा ऐसी नीति अपनाने का सार यह होता है कि सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा में व्यय करती है, जो उसे करारोपण, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, जनता से प्राप्त ऋण, जमा एवं कोष तथा अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त होती है। सरकार इसे घाटे की पूर्ति या तो अपने संचित कोषों जैसे एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस को काम में लाकर करती है या बैंकों से उधार लेकर, मुख्य रूप से देश की केंद्रीय बैंक से, और इस तरह मुद्रा निर्माण करके। अब है घाटे के बजट के प्रभाव। घाटे के बजट के अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। यह वेग केवल नोट छापकर ही नहीं बल्कि बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों व साख सृजन से भी बढ़ता है। दूसरा, घाटे की वित्त व्यवस्था ने निजी निवेशों को प्रोत्साहित किया तथा नए विनियोगकर्ता भी उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश पाने लगे हैं। तीसरा, घाटे के बजट के फलस्वरूप उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे संपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। अतः उत्पादक अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होते हैं। परिणाम स्वरूप रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। चौथा, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग करते समय सरकारी नियंत्रणों का होना आवश्यक है। समुचित सरकारी नियंत्रणों के अभाव में घाटे की वित्त व्यवस्था अनियंत्रित हो जाएगी। पांचवा, घाटे के बजट का आय के वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, जबकि दूसरी ओर श्रमिक व वेतनभोगी वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब है प्रश्न 3, बजट को परिभाषित कीजिए एवं बजट के प्रकार स्पष्ट कीजिए, अथवा संतुलित तथा असंतुलित बजट का अर्थ समझाइए, अथवा बजट के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संकेत है, बजट की परिभाषा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में देखें। उत्तर, बजट के उद्देश्यों के आधार पर बजट के निम्नलिखित रूप हैं। पहला है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। यदि बजट में आगम, आय और व्ययों की राशि समान होती है तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। यह एक आदर्श व्यवस्था होती है। वर्तमान समय में सरकार चाहते हुए भी संतुलित बजटों को नहीं बना सकती, क्योंकि सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि आय की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार सरकार द्वारा बढ़ते हुए व्ययों पर रोक लगाते हुए केवल उतना ही धन व्यय करने की नीति को अपनाया जाए जितनी उसकी कुल आय होती है। दूसरा है असंतुलित बजट, अनबैलेंस्ड बजट। असंतुलित बजट से आशय ऐसे बजट से है जिसमें सरकार की आगम एवं व्ययों में समानता नहीं होती। असंतुलित बजट दो प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला है घाटे का बजट। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जब सरकार आय की तुलना में व्यय अधिक करने लगती है तो उसे घाटे का बजट कहेंगे। वर्तमान समय में घाटे के ही बजटों का अधिक प्रचलन है। इस बजट में कुल मांग में वृद्धि करके देश में आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से सरकारी करों से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है। इसी में दूसरा है अधिक्य का बजट।
आधिक्य का बजट घाटे के बजट के ठीक विपरीत है। जब कभी सरकार के बजटों में आय की अपेक्षा व्यय कम किया जाता है तो इस प्रकार के बजटों को आधिक्य के बजट कहा जाता है। वर्तमान समय में उस प्रकार के बजटों को नहीं बनाया जा रहा है। अब तीसरा है सामान्य बजट, ऑर्डिनरी बजट। जिन बजटों का निर्माण सामान्य परिस्थितियों में वार्षिक आधार पर किया जाता है उन्हें सामान्य बजट कहा जाता है, परंतु इन बजटों में सरकार की समस्त क्रियाओं का सही विवरण नहीं होता है। चौथा है पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट। पूंजीगत बजटों के अंतर्गत केवल पूंजीगत मंदों को ही सम्मिलित किया जाता है। इस बजट को सामान्य बजटों से अलग रखा जाता है तथा इस बजट के व्ययों की मंदों को सार्वजनिक ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है। पांचवा है अंतरिम बजट, इंटरिम बजट। जब सरकार किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे वर्ष हेतु आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीने हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं। अब है प्रश्न 4। केंद्र सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों को स्पष्ट कीजिए, अथवा घाटे के बजट से क्या आशय है। सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटे का वर्णन कीजिए, अथवा घाटे के बजट से क्या आशय है, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। उत्तर संकेत है घाटे के बजट का आशय प्रश्न 2 के उत्तर में देखें। उत्तर केंद्र सरकार अपने बजट में निम्न प्रकार के घाटे प्रदर्शित करती है। पहला है बजटीय घाटा। यह घाटा राजस्व तथा पूंजीगत घाटों के अंतर्गत दिखाई जाने वाली समस्त प्राप्तियों तथा समस्त व्यय का अंतर होती है। इस प्रकार किसी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कर राजस्व के रूप में प्राप्त आय और किए गए व्यय का अंतर है। दूसरा राजस्व घाटा। यह घाटा केवल राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। तीसरा मौद्रिक घाटा। यह घाटा केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अग्रलिखित मंदों को जोड़ा जाता है। इसी में पहला है भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिल की शुद्ध वृद्धि, तथा दूसरा है सरकार की बाजार उधार में केंद्र बैंक का योगदान। अब चौथा घाटा है राजकोषीय घाटा। एक ओर राजस्व प्राप्तियों में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों जोड़कर दूसरी ओर ऋणों सहित कुल खर्च निबल पुनर्भुगतान का अंतर राजकोषीय घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह बजट घाटे में ऋणों और अन्य देयताओं को मिलाकर बनता है। संक्षेप में राजकीय घाटा इज इक्वल टू बजटीय प्लस उधार और अन्य देयताएं। इसमें पांचवा घाटा है प्राथमिक या प्रारंभिक घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारियां निकालने के बाद प्राप्त राशि। संक्षेप में प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगियां। प्रश्न 5। बजटीय प्राप्तियों की विवेचना कीजिए। उत्तर बजटीय प्राप्तियां बजट की कुल प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत
प्राप्तियां। इसमें पहला है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता है, जैसे करों द्वारा प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ, सरकारी उधारों पर प्राप्त ब्याज तथा गैर कर आय। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देयताओं में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती। इसी का पहला है राजस्व प्राप्तियों का पहला कर आय। करों द्वारा प्राप्त होने वाली आय दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय। इनमें प्रमुख है आयकर व निगम कर, सेवा कर, केंद्र उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, संघ राज्य क्षेत्रों के कर, अन्य कर व शुल्क। इसी में दूसरा है लाभ एवं लाभांश। भारत सरकार स्वयं कई प्रकार की औद्योगिक तथा वित्तीय संस्थाओं तथा सेवाओं का संचालन करती है, जैसे तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ONGC, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम आदि। सरकार को इनसे प्रतिवर्ष लाभ तथा लाभांश प्राप्त होता है। इसी में तीसरा है ब्याज आय। कई बार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं और विदेशी सरकारों को उधार दिया जाता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार को वार्षिक ब्याज के रूप में आय मिलती है। इसी में चौथा है गैर कर आय। सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं यथा डाक, तार सेवाएं, रेडियो तथा टेलीविजन के विज्ञापन आदि पर शुल्क प्राप्त होता है, जिसे हम गैर कर आय कहते हैं। अब राजस्व प्राप्तियों के बाद दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में न होकर आगामी किसी वित्तीय वर्ष में किए जाते हैं। इसे पूंजी खाता नाम से जानते हैं। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति जहाँ अल्पकालिक किस्म की होती है, वहाँ पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति दीर्घकालिक होती है। पूंजी खाते के प्रमुख स्रोत हैं निबल घरेलू ऋण, निबल विदेशी ऋण, ऋण वापसी तथा लोक लेखा प्राप्तियां। प्रश्न 6, विभिन्न प्रकार के सरकारी व्ययों की व्याख्या कीजिए, अथवा सार्वजनिक व्यय से क्या अर्थ है, इसके 4 प्रकारों को लिखिए। उत्तर: सरकारी बजटीय व्यय। सरकार के बजट में सर्वप्रथम चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा जा सकता है: राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय की निम्नलिखित प्रमुख मंदे हैं। राजस्व व्यय को बजट में गैर विकासात्मक व्यय तथा विकास व्यय के रूप में विभाजित किया जाता है। गैर विकासात्मक व्यय की प्रमुख मंदे निम्नलिखित हैं। पहला, सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय। दूसरा, सरकारी सब्सिडी। तीसरा, ब्याज
अदायगी। चौथा, सरकारी अनुदान। पूंजी व्यय खाता। पूंजी व्यय खाते में सरकार के उन व्ययों को शामिल किया जाता है जिनमें व्यय तो चालू वर्ष में किया जाता है जिनमें व्यय तो चालू वर्ष में किया जाए, किंतु जिनसे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हेतु किसी जिले में चिकित्सालय की स्थापना करें तो सरकार को दो प्रकार का व्यय करना होगा। पहला, अस्पताल के भवन तथा अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, व दूसरा, डॉक्टर तथा नर्सों की नियुक्ति, दवाइयों का क्रय आदि। प्रथम प्रकार के व्यय को राजस्व खाते के तहत रखा जाता है, जबकि नई परिसंपत्तियों बनाने, नए यंत्रों की खरीद तथा विकास पर होने वाले व्यय को पूंजी खाते के तहत रखा जाता है। प्रश्न 7, बजट का अर्थ बताइए एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, अथवा भारत में बजट प्रक्रिया की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। उत्तर। बजट का अर्थ। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का उत्तर देखें। बजट का अर्थ। बजट निर्माण की प्रक्रिया। केंद्र सरकार के सामान्य बजट संबंधी प्रक्रिया को निम्नलिखित स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला, बजट की तैयारी। दूसरा, बजट पेश करना। तीसरा, सामान्य बहस। चौथा, मतदान। तथा पांचवा, बजट का निष्पादन। पहला, बजट की तैयारी। बजट सरकार के प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वित्त मंत्रालय की भूमिका सबसे अधिक होती है। दूसरा, बजट पेश करना। वित्त विभाग बजट को अंतरिम रूप देने के बाद उसे मंत्री परिषद के प्रमुख प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात फरवरी के अंत में, प्रायः 28 फरवरी, वित्त मंत्री बजट को लोकसभा एवं राज्यसभा में एक साथ पेश कर देते हैं। तीसरा है सामान्य बहस। बजट पेश होने के कुछ दिन बाद उस पर सामान्य बहस शुरू होती है। व्यय की प्रत्येक मद को सामान्य बहस में रखा जाना अनिवार्य है। चौथा, मतदान। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदानों की मांग करते हैं और इन पर पृथक पृथक बहस होती है। पांचवा, बजट का निष्पादन। बजट के कार्यान्वयन व निष्पादन के अंतर्गत आय की वसूली करना, प्राप्त आय को व्यय करना तथा वित्तीय लेखों का अंकेक्षण करना आदि सम्मिलित होता है। प्रश्न 8, घाटे का बजट क्या है? इसके 2 गुण एवं 2 दोष लिखिए। उत्तर। घाटे के बजट का अर्थ प्रश्न 2 से का उत्तर देखें। गुण 1, विकासशील राष्ट्रों में बड़ी मात्रा में निष्क्रिय एवं अर्ध प्रयुक्त साधन पाए जाते हैं, जिसका विदोहन या सदुपयोग तभी हो सकता है जब पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो। घाटे का बजट पर्याप्त पूंजी जुटाने में सहायक है। दूसरा, घाटे का बजट द्वारा बिना कठिनाई, विरोध तथा प्रतिक्रिया के सहजता से धन की प्राप्ति हो जाती है, जिसे आर्थिक विकास के लिए इच्छानुसार व्यय किया जा सकता है। दोष। पहला, घाटे के बजट का सहारा लेकर विनियोग बढ़ाए जाते हैं, जिससे लाभ बढ़ते हैं। फलस्वरूप धनी और अधिक धनी होते हैं, जिससे आर्थिक विषमताएं बढ़ती जाती हैं।
अब है दूसरा, जो फिंडले शिराज ने लिखा है। जो देश घाटे के बजट को स्वीकार करता है, निसंदेह वह एक ऐसे फिसलने वाले मार्ग पर चल पड़ता है जिसका अंतिम परिणाम सामान्य पतन है। अतः इस मार्ग से बचने के लिए बड़े बड़े त्याग भी कम हैं।